कल क्या हुआ है, देहरादून के अंदर एक रीजन है शाहदरा, वहां पर क्या हुआ है, बहुत भारी रेन की वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग क्या हैं, मिसिंग हैं। अगर हम रोड्स की बात करते हैं, अगर हम टेम्पल्स की बात करते हैं, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट की बात करते हैं, सारे क्या हो गए दोस्तों, सबमर्ज हो गए। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं या हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया, अश्योर किया है, रिलीफ देने की बात की है। ये जो जितने भी मॉनसून डिवास्टेशन आ रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो सारे जितने हैं दोस्तों ये हिमालयन रीजन है। तो हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है, मॉनसून का डिवास्टेशन हो रहा है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज की वीडियो के अंदर हम ये आर्टिकल तो देखेंगे ही, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों आपको पता होगा मैं डेली द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस ला रहा हूँ और डेली आपको करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। अगर आप इम्पोर्टेंस समझेंगे करंट अफेयर्स की तो आप समझेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये क्लासेस करंट अफेयर्स की फीडबैक आईएएस के ऊपर। अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस फीडबैक आईएएस के ऊपर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि फीडबैक आईएएस की वीडियो कब आ गई। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को। और मैं रोज़ रोज़ आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। इवन आप प्रीलिम्स में देखें, मेंस में देखें, अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो कितना बड़ा रोल होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। और हम आर्टिकल देखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं वो डेली रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों वो बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं और उसमें काफ़ी कम टाइम है, अगर आप प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स के बाद अगर मेंस लिखना होता है तो आपको दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने कभी आंसर नहीं लिखा होगा, अगर आप आंसर्स में बहुत वीक हैं। जैसा आपको पता होगा, आंसर राइटिंग इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन या यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आपको दोस्तों आंसर लिखना आना चाहिए। हम जो इस प्रोग्राम के अंदर सिखा रहे हैं कि हाउ टू राइट बेटर आंसर फॉर यूपीएससी, जिससे आप अच्छे नंबर को फैच कर पाएँ, आप अच्छे नंबर ला पाएँ। मान लीजिए आप एमसीक्यू में बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, लेकिन आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं की, कभी आपने सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखा, तो आपका यूपीएससी क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम बिकॉज आप कि एक तो आंसर राइटिंग में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और आपको पता ही नहीं है स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम जो सिखा रहे हैं कि एक बढ़िया आंसर कैसे लिखा जाता है, एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कंक्लूजन अच्छा कैसे हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर बता रहे हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.feedbackias.com। बहुत आसान है कि आप हमने जो अपनी वेबसाइट को बनाया बहुत सिंप्लीफिकेशन से बनाया है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए क्विकली देख लेते हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या हैं। तो और जो हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स में बच्चे घंटों घंटों बर्बाद करते, पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज जो डेट हो रही है, कौन सी डेट का हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, कौन सी डेट हो रही है,
हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं 17 सितंबर। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर ला रहे हैं, हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर को पढ़ा रहे हैं और हम इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको पता होगा दोस्तों, करंट अफेयर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। हम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए ये वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए और पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की, मैंने आपको बताया कि देहरादून के अंदर हैवी रेन की वजह से फ्लैश फ्लड आया है। वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है, ओनली हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से क्या है, हैवी रेन की वजह से फ्लड फ्लश आया है, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों 13 लोगों की मौत हो गई है और हज़ारों लोग क्या हैं, मिसिंग हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों फ्लैश फ्लड आ रहा है। हम अगर हिमालयन रीजन की बात करते हैं, जितना भी हिमालयन रीजन है, अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, केदारनाथ में आप दोस्तों देखेंगे, केदारनाथ में जो हादसा हुआ तो सारे दोस्तों फ्लैश फ्लड के लिए हैं। इसी पर हमारा पहला आर्टिकल होगा कि हमने जो 13 लोग मर गए उत्तराखंड के लिए, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये जो आर्टिकल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस आर्टिकल को आप मिस नहीं करते। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं और जो हमारे सीएम हैं उत्तराखंड के, वो क्या रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है दोस्तों, और मॉनसून डिवास्टेशन क्यों हो रहा है इन हिमालयन रीजन। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए, जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम मिस नहीं कर सकते दोस्तों। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दोस्तों हम क्या है, फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री हैं। अभी हमारे जहाँ क्या है, फूड ग्रेन सरप्लस हो रहा है। तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट अगर डिकेड की बात करें, इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो कैसा रहा है, क्या फ्लक्चुएट हुआ है, क्या हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो स्टेडली राइज हो रहा है या उसमें कुछ कमी आई है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सेकंड आर्टिकल है, इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन रोज टू अ रिकॉर्ड 353.96 मिलियन टन इन 2024 एंड 2026। कितना हो गया दोस्तों, 353.96 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जीएस पेपर 3 में देखें, जीएस पेपर 3 में एक एग्रीकल्चर का टॉपिक है, उसके अंदर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। प्रीलिम्स के लिए जैसे आप देखते होंगे, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। वैसे तो पूरा ओवरऑल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड नहीं होता। बट कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्ट बेस्ड आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन फूड ग्रेन्स के ऊपर आ सकता है। तो आप इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस मत करें, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो है बिहार के अंदर छठ पूजा होती है, जो अक्टूबर में छठ पूजा होने वाली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनेस्को रिकॉग्निशन मांगा है, जो इंडिया क्या कर रही है, यूनेस्को से रिकॉग्निशन मांग रही है छठ पूजा के लिए, जो यूनेस्को का एक इंटेंजिबल स्टेटस होता है वो मांग रही है। तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आर्टिकल एक तो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, आज हमने एडिटोरियल नहीं लिया था, कोई ऐसा एडिटोरियल नहीं था जो इम्पोर्टेंट हो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आज, इसलिए हमने एक आर्टिकल लिया है जो जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, टुडे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस से। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है, क्या टॉप कोड आस्क हु विल डिसाइड दैट रिलीजियस कन्वर्सेशन ए डिसीटफुल, कौन डिसाइड करेगा कि जो रिलीजियस कन्वर्जेशन है
वो डिसीटफुल है। तो ये हमारे आज के 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आप इसको मिस मत करिएगा और हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सारे आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने जैसे बताया आज का जो पहला आर्टिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज के आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कितने इम्पोर्टेंट हैं ये आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि जो देहरादून का जो सस्तधरा जो रीजन है वहाँ पर क्या है, बहुत भारी बारिश हुई है, हैवी रेन हुई है, उसकी वजह से क्या है फ्लैश फ्लड आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ये इस मॉनसून में पहली बार फ्लैश फ्लड आया है, पहले भी फ्लैश फ्लड आया है उत्तराखंड के अंदर जिसमें भी बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग मिसिंग थे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के देहरादून के अंदर क्या है दोस्तों, 13 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, हज़ारों लोग मिसिंग हैं। अगर हम रोड्स की बात करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, टेम्पल्स की बात करते हैं, सारे जो अगर हम हाउसेस की बात करते हैं तो सारे रीजन में क्या है दोस्तों, सारे रीजन बात करते हैं तो दोस्तों जो सारे रीजन हैं वो कैसे हो गए, वो सबमर्ज्ड हो गए बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स की वजह से सबमर्ज्ड हो गए, सारे रीजन जो हैं वो डूब गए फ्लैश फ्लड्स की वजह से। तो ये बहुत डेंजरस हो रहा है। हम जितने भी हिमालयन रीजन है, अगर हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं, हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया, क्लाउड बस्ट हुआ। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया। पंजाब की बात करें, पंजाब में फ्लैश फ्लड आया हुआ है। तो ज़्यादातर जो मोस्टली जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर मॉनसून का डिवास्टेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। हम इसके कॉजेज भी देखेंगे, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये नेचुरल डिजास्टर है, क्या ये एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या लैक ऑफ गवर्नेंस है, सारी चीज़ें हम देखने वाले। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा आर्टिकल क्या है दोस्तों, 13 डेड फ्लैश फ्लड्स बैटर देहरादून। तो देहरादून के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, घर के घर डिस्ट्रॉय हो गए, घर के घर बर्बाद हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह फ्लैश फ्लड आ रहा है, उसके रीजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या हो सकते हैं, एनडीआरएफ क्या कर रही है, एसडीआरएफ क्या कर रही है, आईएमडी क्या कर रही है, क्या वो अलर्ट करती हैं पहले से कि इस रीजन को खाली कर दिया जाए बिकॉज क्या है फ्लैश फ्लड आने वाला है, रिवर्स जो है उफान मार रही हैं, क्या ऐसा कुछ ये जो एजेंसीज हैं वो बताती हैं या नहीं, क्या हमारा जो गवर्नेंस है वो काफ़ी वीक है। हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें इस आर्टिकल को। चलिए आगे देखें। आप देख सकते हैं, आपने ये देखा दोस्तों कैसे घर के घर डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स। आगे देखें, आगे बढ़ें। 13 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग क्या हैं दोस्तों घायल हो गए। अगर हम आगे देखें इसके कॉजेज क्या हैं, फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल फैक्टर कि ये इतने फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, इंटेंस रेनफॉल, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम फ्लैश फ्लड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया की। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम अर्बन एरिया में जब भी फ्लैश फ्लड आता है तो अर्बन एरिया की बात करते हैं। 190 mm इन 5 to 6 आवर। 190 mm बारिश का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 190 mm बारिश जो है 5 से 6 घंटे तक होती रही। कहाँ पर, देहरादून के ससदरा रीजन में। जब 192 mm तक बारिश होती रहे तो क्या होगा दोस्तों, फ्लैश फ्लड तो आना ही है, पानी इतना इतना भर जाता है। और हमारा तो ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है उत्तराखंड के अंदर, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता तो पानी इतना नहीं भर पाता। तो पहला रीजन जो है हैवी रेन हुई है 192 mm की 5 से 6 घंटे लगातार। अगर हम यंग हिमालयन रीजन जियोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम यंग हिमालय जियोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो रहा है, जब फ्लैश फ्लड आता है हिमालयन रीजन में तो क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। क्या होती हैं,
लैंडस्लाइड्स होती हैं और फ्लैश फ्लड आता है। और जब फ्लैश फ्लड आता है तो जो हिमालय रीजन में जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, वो ओवरफ्लो करती हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो पानी जो है वो शहरों की तरफ आ जाता है। क्या आ जाता है, रिवराइन ओवरफ्लो, टन्स ऑफ रिवर होती हैं। अगर ये तो थे दोस्तों फिजिकल फैक्टर थे, या हम इट कुड बी से हम इसको कह सकते हैं कि ये हैं नेचुरल फैक्टर्स। अगर हम मैन मेड फैक्टर्स की बात करते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स की बात करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करते हैं, वो क्या है दोस्तों, पहला जो मैंने बताया दोस्तों, अनप्लान्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे अनप्लान्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, और दूसरा सबसे बड़ा दूसरा रीजन जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम। पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता तो फ्लैश फ्लड नहीं आता। सैंड माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, जब सैंड माइनिंग होती है, सैंड माइनिंग की वजह से भी क्या होता है दोस्तों, फ्लैश फ्लड आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इंक्रोचमेंट ऑफ रिवर बेड, जो रिवर बेड होती हैं उनका अगर इंक्रोचमेंट करेंगे तो क्या होगा, जब पानी जो है रिवर्स में ओवरफ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या है, वो पानी क्या है, शहरों की तरफ आएगा और फ्लैश फ्लड आ जाएगा। ये जो थे क्या थे, ये जो मैंने एक तो फिजिकल फैक्टर्स बताएं, और इट कुड बी से नेचुरल फैक्टर, एंड मैंने कौन से फैक्टर्स बताएं, ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स बताएं। आगे बढ़ें। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट। इम्पैक्ट क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया 13 लोगों की क्या, अगर हम ह्यूमन इम्पैक्टमेंट देखें, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, 13 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं मिसिंग हैं। कितना नंबर मिसिंग है ये अभी डाटा नहीं आया है कि कितने लोग मिसिंग हैं, बट हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर मिसिंग है, इंजरी हो गई है और डिस्प्लेसमेंट हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने जैसे बताया दोस्तों, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, टूरिस्ट स्पॉट हो गए, और होटल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, सारे क्या हैं, सारे सबमर्ज कर गए, सारे क्या हैं, सबमर्ज हो गया है। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, कितना इकोनॉमिक का लॉस होता है फ्लैश फ्लड की वजह से दोस्तों, अगर हम रिपोर्ट किया गया तो कितना नुकसान हो रहा है, 7,500 करोड़ का क्या है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उत्तराखंड को, और 1200 करोड़ को सेंट्रल एड, 1200 करोड़ का जो सेंट्रल एड 1200 करोड़ दे रही है उसका, और कितना 7,500 करोड़ का सोशल इम्पैक्ट क्या है। अगर ये फ्लैश फ्लड आ रहा है उससे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। उससे क्या होगा दोस्तों सोशल इम्पैक्ट, अगर फ्लैश फ्लड आता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं, एक तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, और वो स्टूडेंट क्या है, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे, स्टूडेंट क्या है, ट्रैप्ड हो जाते हैं, स्टूडेंट क्या है, एक जगह फंस के रह जाते हैं, ना तो वो स्कूल जा पाते हैं, ना तो कहीं बाहर जा पाते हैं, और ना ही यूनिवर्सिटी जा पाते हैं जो बच्चे होते हैं। टूरिज्म क्या होता है, आपको जैसे पता होगा, जब कहीं पर भी डिजास्टर आता है, जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, जब डिजास्टर आता है, एक बार क्या हुआ, मैं शिमला गया, तो शिमला गया तो क्या हुआ, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई। जब लैंडस्लाइड हुई उसके बाद महीनों तक वहाँ पर टूरिज्म नहीं देखा गया। तो जब कोई नेशनल डिजास्टर आता है उसके बाद से टूरिज्म वहाँ पर बहुत अफेक्ट होता है, कोई भी वहाँ पर आना पसंद नहीं है, सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, सब लोग अपनी लाइफ से प्यार करते हैं। इसलिए अगर नेशनल डिजास्टर होगा तो नो विल कम इन एनी वेयर, बिकॉज क्योंकि लाइफ इज़ सो वैल्यूएबल। तो इसलिए आप जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर होता है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और लाइवलीहुड बहुत डिसरप्टेड हो जाती है। अगर लाइवलीहुड डिसरप्टेड होगी तो वहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तो लाइवलीहुड बहुत डिसरप्टेड हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब पता होता है कि फ्लैश फ्लड, हैवी रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो हमें वैसे क्या करना चाहिए, इंतज़ाम करने चाहिए कि हम फ्लैश फ्लड्स को कैसे रोक सकें, नॉट रोक सके, कि हम इसका सामना कैसे कर सकें जिससे हमें नुकसान ना हो। आगे बढ़ें। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की बात करते हैं, हाँ,
वहाँ उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अश्योर किया है कि वो रिलीफ देंगे उत्तराखंड के जो लोग हैं जिनको जो इस फेज से गुजर रहे हैं, जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे जो मिसिंग हैं उनको अश्योर किया गया है। सीएम, चीफ मिनिस्टर और एसडीआरएफ और जो पुलिस है वो ग्राउंड पर काम कर रही है। कहाँ कर रही है? ग्राउंड पर काम कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, होम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको अश्योर किया है कि वो हेल्प करेंगे और इवैक्यूएशन किया जा रहा है, रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं। स्टूडेंट्स हो गए और जो टूरिस्ट हो गए उनको क्या किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर शाहदरा जो रीजन है वहाँ से। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपको जैसे पता होगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आप मुझे बताइए दोस्तों। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करते हैं या लास्ट 3 ईयर्स की बात करते हैं, जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो रोज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है या स्टैग्नेंट हो गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो कितना हो गया है दोस्तों। जो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है कितना, 353, कितना हो गया है? 353.96 मिलियन टन हो गया है और ये काफ़ी बड़ा है, ये इंक्रीज हुआ है। जो इंडिया का फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। इंडिया का फूड प्रोडक्शन सरप्लस में, जितना इंडिया कंज्यूम नहीं कर रहा है, जितना इंडिया खा नहीं रहा है, उससे ज़्यादा क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इंडियाज फूड प्रोडक्शन रोज टू द रिकॉर्ड 353 मिलियन टन इन 2024 एंड 2025। 2024 और 2025 में इंडिया का फूड प्रोडक्शन क्या है, बढ़ा है। अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं, जो जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या हो सकते हैं। अगर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या होगा दोस्तों। अगर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, अगर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो काफ़ी हो जाती है। बिकॉज अगर फूड ज़्यादा होगा तो हमारे लोगों के पास खाने को पैसा होगा। अगर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। अगर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रूरल लोग हैं उनकी जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और दोस्तों इससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, पल्सेस ज़्यादा हो रही हैं, ऑयल शीट ज़्यादा हो रही है, वो क्या हो रही हैं, वो बूस्ट हो रही हैं। जिससे क्या है दोस्तों, हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है, हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, अगर हमारे देश में ही फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ऑयल शीट्स की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं, अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा जो ऑयल हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रिड्यूस होगा, हम जो डिपेंडेंस हैं अदर कंट्रीज पे वो रिड्यूस होगा। जैसा आपको पता होगा जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडिया के ऊपर क्या किया, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास अदर डेस्टिनेशन होंगे तो वो टैरिफ नहीं लगा पाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 48 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट क्या है दोस्तों, खतरे में पड़ गया है बिकॉज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया, जिसकी वजह से। तो इसलिए हम जितना कम करेंगे, हम सेल्फ रिलायंस पे जितना ध्यान देंगे, हम आत्मनिर्भर भारत पे जितना ध्यान देंगे, हमारी कंट्री के लिए उतना बेहतर है, हमारे लोगों के लिए उतना बेहतर है। जो लोकल लोग हैं, जितना दोस्तों लोकल आइटम पर हम ध्यान देंगे, लोकल आइटम को हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उतना इंडिया के लिए बहुत बेहतर है। तो आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर
कितना कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में? एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में वो 18% कंट्रीब्यूट कर रही है। ये काफ़ी कम हुआ है। पहले जो एग्रीकल्चर थी काफ़ी क्या करती थी, कंट्रीब्यूट करती थी जीडीपी में। 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। और हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें कितना वर्कफोर्स काम कर रहा है, कितना वर्कफोर्स है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कितना वर्कफोर्स काम कर रहा है दोस्तों। उसमें जो काम कर रहा है 40% वर्कफोर्स काम कर रहा है। और अभी भी ये हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या अभी भी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है। तो आप एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर हम सोशल डायमेंशन देखते हैं इसका, अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, जीएस पेपर 2 की बात करें, अगर हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसा आपको पता होगा हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में है। अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इससे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल डायमेंशन क्या हो सकती है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं फार्मर्स वेलफेयर की बात करते हैं, फार्मर्स का वेलफेयर कैसे बढ़ाया जाए। जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा फार्मर्स की इनकम डबल करनी है 2022 तक। क्या डबल हुई फार्मर्स की इनकम? नहीं डबल हुई। तो हम फार्मर्स के वेलफेयर को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम देखें, पीएम फसल बीमा योजना जो इंश्योरेंस है, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, फार्मर्स का वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। एमएसपी दी है गवर्नमेंट ने और प्रिक्वायरमेंट बहुत आसान किया है। तो फार्मर्स का वेलफेयर बढ़ेगा इफ़ फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज। अगर हम फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स देखें, लाइवलीहुड शॉक्स, माइग्रेशन एंड डेथ ट्रैप्स हुआ है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, हायर ग्रेन्स की बात करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल, तो डाइटरी डाइवर्सिटी है। अगर हायर ग्रेन्स होगा और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होगा तो क्या है, डाइटरी डाइवर्सिटी है। आगे बढ़ें। इन्वायरमेंट डायमेंशन क्या हो सकता है दोस्तों? अगर फूड प्रोडक्शन क्या हो रहा है, रोज कर रहा है, तो उससे इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों? क्लाइमेट रेजिलियंस डिस्कस्ड इन द रबी कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंस ड्रॉट एंड फ्लड रेजिस्टेंट सीड्स होगा। फ्लड प्लस एरेटिक मानसून इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न। अगर फ्लड्स आते हैं और इरेटिक मानसून होता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है उस पर क्या पड़ता है, उस पर स्ट्रेस पड़ता है। हमें नेचुरल फार्मिंग और इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है उस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, अगर हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, जितनी भी एग्रीकल्चर यूज की जा रही है अभी, जितना भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। तो वो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर हमें सस्टेनेबल क्रॉप करनी है तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें नेचुरल फार्मिंग करनी होगी, दूसरा इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है वो करना होगा, जिससे हमारी जो क्रॉप्स हैं वो क्या होंगी, वो सस्टेनेबल होंगी। गवर्नेंस एंड पॉलिसी डायमेंशन की बात करते हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिसी डायमेंशन क्या है? क्या जो हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसमें गवर्नेंस का कितना बड़ा रोल रहा है, और सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन क्या है, पीएम किसान जो योजना है उसका कितना बड़ा रोल है, और कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसका कितना बड़ा रोल है। अगर हम सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, बहुत सारे जो स्टेट हैं और सेंटर का कोऑर्डिनेशन काफ़ी वीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इन सम स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच। तो हम समझते हैं दोस्तों, तो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई है रबी और खरीफ को लेके, तो अभी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो सेंटर और स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं, पीएम किसान स्कीम की बात करते हैं, पीएम फसल बीमा योजना की बात करते हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड्स की बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इन स्कीम का काफ़ी बड़ा रोल है, जिसकी वजह से क्या है, फूड ग्रेन्स काफ़ी राइज हुआ है, काफ़ी सरप्लस में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, इन डिजास्टर रिलीफ, सेंटर सपोर्ट द स्टेट ड्यूरिंग द फ्लड। इंटरनेशनल डायमेंशन क्या हो सकता है इसमें, व्हाट इज द इंटरनेशनल डायमेंशन?
आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या है इंटरनेशनल डायमेंशन। अगर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करते हैं, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती है? राइस एक्सपोर्ट कर रही है, बीट को एक्सपोर्ट करती है, फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करती है और वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करती है वर्सेस द डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। कुछ सालों पहले क्या हुआ दोस्तों, इंडिया का जो फूड ग्रेन है वो क्या हुआ, वो डेफिसिट में चला गया। अगर क्या होगा, जब हमारे पास खुद खाने को नहीं होगा, क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इंडिया ने क्या किया, कुछ जो है वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो उस पर क्या लगा दिया, उस पर बैन लगा दिया बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम डेफिसिट में चले गए थे। तो इंडिया किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है? राइस को एक्सपोर्ट करती है, वीट को एक्सपोर्ट करती है, फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करती है, वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करती है। बट कुछ सालों पहले मोस्टली चीज़ों पे वीट और राइस की बात करें तो उस पर बैन लगा दिया था बिकॉज वी हैव फूड ग्रेन डेफिसिट। अगर हम WTO इशूज की बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं, MSP की बात करते हैं, स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स की बात करते हैं, तो WTO का हमेशा से इशू रहा है कि हम क्रॉप पर क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, हम फर्टिलाइजर पर सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये हमेशा से WTO। अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन देखें, इंडिया एज द की फूड सप्लायर, इंडिया क्या कर रहा है, फूड को एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इज अ की सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन्स। आगे बढ़ें। अब हमारा आज का जो थर्ड आर्टिकल है वो क्या है? थर्ड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ, आपको पता होगा अक्टूबर में क्या है, छठ पूजा होने वाली है। तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने क्या डिमांड की है, इंडिया एक्चुअली सीक्स कर रही है, इंडिया ने कहा है कि छठ पूजा को यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिले। क्या मिले? छठ पूजा को यूनेस्को के अंदर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो क्या है, वो यूनेस्को का पार्ट है, यूनेस्को ने उन्हें रिकॉग्निशन दिया है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया छठ पूजा की डिमांड क्यों कर रही है कि उसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिले। आपको पता होगा कि छठ पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जा सकता है। आप पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों कि लोग छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेयर इज द सेलिब्रेट छठ पूजा को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये आर्टिकल यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया ने क्या इनिशिएट किया है, प्रोसेस ऑफ नॉमिनेटिंग द छठ फेस्टिवल फॉर यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी। जो कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी होती है उसके लिए इंडिया ने इनिशिएट कर दिया है नॉमिनेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कल्चरल मिनिस्ट्री किसके साथ इंगेज कर रही है, डिप्लोमेट्स के साथ इंगेज कर रही है। कौन कौन सी कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ इंडिया क्या कर रही है, उनके साथ इंडिया इंगेज कर रही है। कौन कौन सी कंट्री हैं दोस्तों, UAE हो गई, सूरीनेम हो गई, नीदरलैंड हो गई, तो उनके साथ क्या कर रही है, इंडिया एंगेज कर रही है बिकॉज छठ इज सेलिब्रेटेड बाय द डायस्पोरा कम्युनिटीज देयर। बिकॉज जितनी भी कंट्री है, अगर हम UAE की बात करते हैं, नीदरलैंड की बात करते हैं, अगर हम सूरीनेम की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, तो इंडिया का जितना भी डायस्पोरा वहाँ पर रहता है वो छठ पूजा को सेलिब्रेट करता है। तो इसलिए इंडिया डिमांड कर रही है कि छठ पूजा को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्टेटस है वो दिया जाए बिकॉज इंडिया का काफ़ी बड़ा डायस्पोरा इसको सेलिब्रेट करता है। इन्वॉल्व द मल्टी नेशनल डोमिनेशन ग्रोइंग ट्रेंड इन यूनेस्को हेरिटेज रिकॉग्निशन के छठ पूजा को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए US का। हम समझने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर छठ पूजा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है। तो इंडिया के अंदर अबाउट द छठ पूजा बैकग्राउंड एंड ये दोस्तों जो छठ पूजा का जो टॉपिक है, आप कह रहे होंगे कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या ये UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये UPSC पूछ सकता है छठ पूजा पे सवाल। अगर आपको दोस्तों मैंने बताया है कि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, जो UPSC की नोटिफिकेशन है, अगर आप उसके अंदर अपना सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे UPSC ने GS पेपर 1 में डिफाइन किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर।
तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए। छठ पूजा जो है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एंशियंट फेस्टिवल डेडिकेटेड क्या है, जो सन गॉड है सूर्या, उनकी पूजा होती है, और छठी मैया उनकी पूजा होती है। कहाँ कहाँ ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अगर हम बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, झारखंड वो जो पार्ट ऑफ द बिहार, इसलिए वहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इवन नेपाल के अंदर भी छठ पूजा को क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमंग द मॉरिशस हो गए, ट्रिनिडाद हो गए, सूरीनाम हो गए, तो इनमें जो इंडिया का जो डायस्पोरा है वो छठ पूजा को सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए इंडिया इज डिमांडिंग के छठ पूजा को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए यूनेस्को का। रिचुअल फास्ट, इसमें क्या होता है, रिचुअल्स होते हैं, फास्टिंग होती है, लोग स्टैंडिंग इन रिवर्स एंड पॉन्ड एंड ऑफरिंग द अराग्या टू सेटिंग एंड राइजिंग द सून। थीम्स क्या होती है दोस्तों, व्हाट इज द थीम, इस जो छठ पूजा होती है उसके अंदर थीम क्या होती है, इकोलॉजिकल हार्मनी होती है। जो इकोलॉजी, आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो फेज चल रहा है कि इकोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसके नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। आपको पता होगा निकोबार प्रोजेक्ट में कितने पेड़ों को नुकसान हो रहा है, कम से कम 8 लाख पेड़ों को नुकसान हो रहा है। बिकॉज ये तो एक डाटा है, लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें, कम से कम 35 लाख लोगों को क्या हो रहा है, 35 लाख ट्रीज को काटा जा रहा है। ये बहुत ही इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इकोलॉजिकल हार्मनी की बात चलती है, प्योरिटी हो, वुमेन लेड रिचुअल्स हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, व्हाट इज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की यूनेस्को के अंदर। ये क्या करता है, जो लिविंग ट्रेडिशन है, जैसे छठ पूजा है, लिविंग ट्रेडिशन है, वो क्या कर रहा है, उसको प्रेजर्व कर रहा है, ओरल एक्सप्रेशन हो रहे हैं, और रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं, इंडिया ऑलरेडी हैज 14 एलिमेंट, इंडिया ने ऑलरेडी जो 14 एलिमेंट है या 14 रिचुअल्स हो गए, वो ऑलरेडी उन्हें रिकॉग्निशन मिली है। अगर हम योगा की बात करते हैं, योगा को यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दी। कुंभ मेला की बात करते हैं, कुंभ मेला को रिकॉग्निशन दी। दुर्गा पूजा हो गया, वैदिक चांटिंग हो गई, ये सारे चीज़ों को यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दी हुई है ऑलरेडी दोस्तों। छठ नॉमिनेशन क्या करेगा, इंडिया का जो कल्चरल डिप्लोमेसी है और जो सॉफ्ट पावर है उसको क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा है ना सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ें। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, हम यूनेस्को के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज यूनेस्को, यूनेस्को क्या है दोस्तों, कब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है पेरिस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर, पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस के। और फाउंडेड कब किया गया था, यूनेस्को को फाउंडेड किया गया था 1945 को। और क्या, मुझे आप कमेंट्स में बताइए, यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया या नहीं। यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, हाँ यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। फंक्शन क्या है, प्रमोट्स एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट्स करता है, कल्चर को प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है, कम्युनिकेशन को, और हेरिटेज जो प्रिजर्वेशन है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है यूनेस्को। व्हाट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज,
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट डिमांड कर रही है या सीख कर रही है कि छठ पूजा को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। अगर हम डिफाइन किया गया, यूएन का जो कन्वेंशन है वो सेफ गार्ड करता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को 2003 के अंदर। क्या दोस्तों, प्रैक्टिसेस हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, नॉलेज और स्किल्स हो गई, एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, और कल्चरल स्पेस हो गया, डेट कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। ये जितनी चीज़ें हैं, तो जो कम्युनिटीज होती है, अगर हम इंडियन कम्युनिटीज की बात करते हैं तो वो क्या करती हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, उनके जो कल्चरल हेरिटेज हैं उसको रिकॉग्नाइज करती हैं कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज कैसा रहा है, एंशियंट में इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो कैसा रहा है, तो उसको प्रेजर्व करने, हम इसको बोलते हैं लिविंग ट्रेडिशन। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, क्या क्या है एग्जाम्पल, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया। रिचुअल एंड फेस्टिवल्स की बात करते हैं, दुर्गा पूजा हो गया, कुंभ मेला हो गया। ओरल ट्रेडिशन की बात करते हैं, वैदिक चांटिंग हो गई और रामायण हो गई। ट्रेडिशनल क्राफ्टशिप की बात करते हैं, कलबीला हो गया और थातेरास और ब्रास हो गया। नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, योगा हो गया, आयुर्वेद जैसे जितने भी रिलेटेड प्रैक्टिस हैं वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने इसको सारे डायमेंशन मैंने इसके अंदर कवर किए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हमारा आज का लास्ट आर्टिकल क्या है, आज का हमारा लास्ट आर्टिकल ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और फीडबैक आए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा जो ये लास्ट आर्टिकल है, टॉप कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है, हु विल डिसाइड दैट ए रिलीजियस कन्वर्जन इज डिसीटफुल। कौन डिसाइड करेगा जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो डिसीटफुल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से। आर्टिकल 25 क्या कहता है, व्हाट इज आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 बात करता है रिलीजन के बारे में कि रिलीजन कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बारे में क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, के हम हर किसी व्यक्ति को, हर किसी पर्सन को अपना रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपगेट करने का फ्रीडम है। वो अपने रिलीजन को या प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेशन कर सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल जो 25 हो वो एक फंडामेंटल राइट है। अगर हम रीजनल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, इस पर रीजनल रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस पर जो रीजनल रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे लक्ष्मीकांत से तो आपने फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कौन से आर्टिकल्स के रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। क्या पब्लिक ऑर्डर पर, मॉरलिटी पर होगा, किन किन चीज़ों पर दोस्तों, पब्लिक ऑर्डर पर है, मॉरलिटी पर है और हेल्थ पर है, क्या है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। मान लीजिए अगर कोई कहता है मुझे अपना धर्म क्या करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का और प्रोपेगेट करने का एक फंडामेंटल राइट है, बट आप फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट है, आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। अगर मोरलिटी की बात आती है तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पब्लिक ऑर्डर की बात आती है तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, अगर बात आती है हेल्थ की तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट राइट, नॉट एट ऑल। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको अधिकार है कि आप अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, आप अपने पसंद से पार्टनर चुन सकते हैं। तो आर्टिकल 21 के अंदर अगर हम बात करते हैं हदिया केस की, तो हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, आप अपने पसंद से लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी की बात करता है कि हर कोई व्यक्ति लॉ के सामने क्या है, समान है,
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि जो प्रिविलेज लोग हैं उनको अलग लॉ से ट्रीट किया जाएगा और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको अलग लॉ से ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं, सारे जो लोग हैं वो लॉ के सामने समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। चैलेंज टू द डिस्क्रिमिनेशन एंटी कन्वर्जन लॉ क्या किया गया है? चैलेंज किया गया है किसके अंदर? आर्टिकल 14 के अंदर, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उनके लिए, क्योंकि मुस्लिम्स को अलग ट्रीट किया जाए और हिंदूज को अलग ट्रीट किया जाए तो ये आर्टिकल 14 का क्या है? वायलेशन है। हु डिसाइड व्हाट काउंट द डिसीटफुल कन्वर्जन? कोर्ट, स्टेट एंड इंडिविजुअल। कौन डिसाइड करेगा कि ये डिसीटफुल कन्वर्जन हुआ है, ये फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है? कौन डिसाइड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। क्या ये कोर्ट डिसाइड करेगा या स्टेट डिसाइड करेगा या इंडिविजुअल डिसाइड करेगी कि जो कन्वर्जन जो हुआ है वो डिसीटफुल हुआ है, वो धोखे से हुआ है या फोर्सफुली कन्वर्जन कराया? हु विल डिसाइड? ऐसा सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आगे बढ़ें। अच्छा, हम जुडिशियल स्टैंड एंड लैंडमार्क केसेस देखते हैं। हम कुछ लैंडमार्क केसेस देखने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कन्वर्जन से रिलेटेड कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रेबी स्टैनिलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, राइट टू प्रोपोगेट इज नॉट इक्वल टू राइट टू कन्वर्ट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केसेस है? सुप्रीम कोर्ट ने रेबी स्टैनिलॉस वर्सेस एंड स्टेट ऑफ एमपी 1977, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट टू प्रोपोगेट इज नॉट इक्वल टू राइट टू कन्वर्जन। अगर आप कहते हैं कि मुझे अपने रिलीजन का प्रसार करना है, प्रोपेगेट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये हक दे दिया गया कि आप किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्जन करें। इज नॉट इक्वल टू, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप अपने धर्म को स्प्रेड कर सकते हैं, बट आप ना तो फोर्सफुली कन्वर्जन कर सकते हैं ना आप डिसीटफुल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर हम अगला आर्टिकल देखते हैं, हदिया केस। हदिया केस कब हुआ था? हदिया केस जो हुआ था दोस्तों 2017 में हुआ था। तो उसके अंदर क्या कहा था? उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसको अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। राइट टू चूज पार्टनर, वो अधिकार दिया। हदिया केस कब हुआ? 2017 में। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस अंडर द आर्टिकल 21, अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है और आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसलिए हदिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ साफ था कि आप अपने पसंद के इंसान से शादी कर सकते हैं, आप अपने पसंद का पार्टनर चुन सकते हैं। किसमें? हदिया केस में कहा। ये तो हदिया जो केस है वो जो एंटी कन्वर्जन लॉ आया है उसको ये चैलेंज करता है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट 2025 में, कोर्ट क्या कर रहा है? एग्जामाइन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नॉट मोरलिटी ऑफ लॉ। जो लॉ आया, जैसे आप उत्तराखंड की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर क्या एंटी कन्वर्जेंस लॉ लाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायमेंशन है उसको क्या कर रहा है? एग्जामाइन कर रहा है, नॉट अ मोरलिटी लॉ, ओनली क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड फेडरल एंगल, इंस्टीट्यूशनल और फेडरल एंगल क्या हो सकता है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, एंटी कन्वर्जन लॉ, ये स्टेट्स लाए गए। इन जो स्टेट्स हैं इन्होंने क्या है दोस्तों? एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया है। पैटर्न क्या है दोस्तों? ईच स्टेट क्या कर रहे हैं? ईच स्टेट बहुत हार्शर प्रोविजन बना रहे हैं। कितने हार्शर प्रोविजन? 20 साल का पनिशमेंट है। और जो बर्डन और जो प्रूफ है, बर्डन और प्रूफ किस पर है? अक्यूज पर है। बर्डन और प्रूफ किस पे है दोस्तों? अक्यूज पे है। सेंटर वर्सेस स्टेट टेंशन, सेंटर वर्सेस स्टेट टेंशन क्या है? रिलीजन इज इन द कंकरेंट लिस्ट, एंट्री 7 एंड लिस्ट। जो रिलीजन है क्या है दोस्तों? रिलीजन जो है वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, वो कंकरेंट लिस्ट में। अच्छा, सोशल एंड पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है? व्हाट इज सोशल एंड पॉलिटिकल एंगल की अगर हम बात करते हैं,
हम अगर सोशल और पॉलिटिकल एंगल्स की बात करते हैं, फियर ऑफ द मिसयूज, ये जितने भी लॉ लाए गए एंटी कन्वर्जन जो लॉ हैं दोस्तों, इनका मिसयूज हो सकता है। कैसे मिसयूज होगा दोस्तों? किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर फॉल्स कंप्लेंट फाइल हो जाए, अगर फॉल्स कंप्लेंट लगा दी जाए तो क्या होगा? उस पर्सन को जेल हो जाएगी। क्या होगा? कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इंटरफेथ कपल, जो इंटरफेथ कपल्स हैं अगर उनके खिलाफ फॉल्स FIR दर्ज हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो उसका मिसयूज हो रहा है। अगर हम थर्ड पार्टी FIR की बात करते हैं तो ये एक सोसाइटल पुलिसिंग है। चिलिंग इफेक्ट ऑन माइनॉरिटी रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इंटरफेथ मैरिजेस। डिबेट क्या है दोस्तों? व्हाट इज द डिबेट? डिबेट, अभी जो डिबेट है दोस्तों वो क्या है? डिबेट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोर्स कन्वर्जन। एक तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है हर इंसान, हर व्यक्ति या हर पर्सन को अपना जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करने का अधिकार है, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उसको प्रोपोगेट करने का अधिकार है, बट सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है इसके ऊपर। पब्लिक ऑर्डर है इसके ऊपर, मॉरलिटी है और हेल्थ है, इस पर रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए। लेकिन हमें फंडामेंटल राइट ये अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें और प्रोपेगेट करें। बट बहुत सारे जो केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, राइट टू प्रोपोगेट इज नॉट इक्वल टू राइट टू कन्वर्जन, इज इक्वल टू राइट टू कन्वर्जन। तो डिबेट क्या हो जाती है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोर्स कन्वर्जन। आपको धर्म को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेट करने का अधिकार, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, बट कन्वर्जन करने का अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म को स्प्रेड कर सकते हैं बट आप फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते, आप डिसीटफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते। डिसीटफुल कन्वर्जन का क्या मतलब है? डिसीटफुल कन्वर्जन का मतलब ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की और धोखे से शादी की और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अ डिसीटफुल कन्वर्जन। तो इसलिए आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते फोर्सफुली। इस आर्टिकल का बस इतना ही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखना था इस आर्टिकल में। जितने भी उत्तराखंड हो गया, MP हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अंदर क्या है? एंटी कन्वर्जन लॉ लाए गए और वो बहुत हार्शफुल हैं। 20 साल की जगह 20 साल की जेल है और अक्यूज के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों ये थे मेरे आर्टिकल। आपको अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग और स्टे फोकस। सी यू नेक्स्ट वीडियो।